चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 2025-26 में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी एग्जाम हो, है ना, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस है, ये जो करंट अफेयर्स है हमारे, ये वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये शाम को 8 बजे आपके सामने आ जाएंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, राज ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ से किस निर्देश का पालन करने की मांग की है जो वर्ष 2015 से लागू है? तो देखो जरा, त्रिभाषी फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभाषी फॉर्मूला। देखो त्रिभाषी फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो क्या है इसके अंदर, राज ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ से आरबीआई के त्रिभाषी फॉर्मूला में अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा है। पूछेगा कि इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो एक अंग्रेजी, एक हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, मतलब कि जिस राज्य की या जिस क्षेत्र की जो भाषा हो, लोकल लैंग्वेज, वो वाली लैंग्वेज के तत्काल पालन की मांग की है जो 2015 से लागू है। इसके तहत बैंकों को त्रिभाषी बोर्ड फॉर्मूला, पर्चियां और पासबुक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रत्येक ग्राहक चेक तीनों भाषाओं में भर सकते हैं, है ना। ग्राहक जो चेक तीनों भाषाओं में भर सकते हैं, अंग्रेजी में भी भर सकते हैं, हिंदी में भी भर सकता है, और जो उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे उत्तराखंड में बोले तो कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, तो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इन भाषाओं में भर सकते हैं, है ना। अगला जो यहाँ पे पहल का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना है, मतलब इसका जो उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है ना। नियमों का उल्लंघन होने पर ग्राहक बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि नामक संवेदी अंधेरा कक्ष का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री राजेश अग्रवाल। ये उत्तराखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो जरा, देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने, देहरादून में है ये, ठीक है ना, ने अंतर्दृष्टि नामक एक विशेष संवेदी अंधेरा कक्ष शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नई दिल्ली के सहयोग से तैयार किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने शुरू किया है। मतलब किसने शुरू किया है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव है भाई, कौन? राजेश अग्रवाल। देखो राजेश अग्रवाल इसका आंसर है। क्यों शुरू किया गया है ये देखो जरा, इस कक्ष में पूर्ण अंधकार में प्रतिभागियों को दृष्टिबाधितों के जीवन का अनुभव कराया जाता है। मतलब जो क्या कहते हैं, जो जैसे दृष्टिबाधित नहीं है तो उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और उनसे मतलब ये एहसास कराया जाता है कि जब भाई दृष्टिबाधित होता है उनको कैसा महसूस होता है। तो वो चीज़ जो है मतलब दृष्टिबाधितों के जीवन का अनुभव कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है कि अंतर्दृष्टि नामक संवेदी अंधेरा कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया या कहाँ पे है, तो कहाँ पे स्टार्ट किया, कहाँ पे बनाया गया है? ये देहरादून में बनाया गया है, ये भी जरूर याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंडिया सिल्क। देखो क्या लिखा है, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम अलग अलग है भाई। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को भौगोलिक संकेत टैग किस तिथि को प्रदान किया गया? तिथि तो छोड़ो पर है, कहाँ का है, ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इसका आंसर 7 अप्रैल 2025 को जो है इसको टैग मिला है, किसको? रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। लेकिन है कहाँ का, जरा इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने मेघालय, ये देखो याद रखना आप लोग, मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। ये तो रखने आपको ध्यान है ना। बाकी इसके अलावा ये है क्या चीज़, किससे संबंधित है? देखो ये रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम है क्या? ये देखो, यह मेघालय की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है। रिंडिया सिल्क हाथ से बुनी हुई और जैविक रूप से उत्पादित होती है। रिंडिया सिल्क हाथ से बुनी जाती है, ठीक है ना, और जैविक उत्पादित है। जबकि खासी हैंडलूम अपनी अद्वितीय बुनाई और प्राकृतिक रंगों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहल मेघालय के वस्त्र विभाग, नाबार्ड और अन्य संगठनों के सहयोग से हुई है ना, वस्त्र विभाग और नाबार्ड के सहयोग से हुई है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025। देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? जिन्होंने भारतीय समुद्री उद्योग में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो इसका आंसर तो राजेश उन्नी है ना, ये इसका आंसर है राजेश उन्नी। लेकिन देखो जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ो क्या है। राजेश उन्नी को भारत के समुद्री क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, जो इस क्षेत्र का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है ना। समुद्र के क्षेत्र का सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान कौन सा है? तो ये आपका क्या है, इसका नाम राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, ठीक है। आगे है, यह पुरस्कार डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है। राजेश उन्नी है ना, जो राजेश उन्नी है ये सिनर्जी
मैरीन ग्रुप के संस्थापक है, कंपनी का नाम है, उसके संस्थापक है जो भारतीय जहाजों का प्रबंध करती है ना, भारतीय जहाजों का प्रबंध करती है ये एसएमजी है ना, और समुद्री उद्योग में नवाचार, तकनीकी उन्नति और स्थिरता को बढ़ावा देती है। तो इसी वजह से जो है इसको क्या मिला है, ये पुरस्कार मिला राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025। कंपनी का नाम पूछ सकता है भाई है ना, एसएमजी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हार्ट लैब पुस्तक। देखो हार्ट लैब पुस्तक जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को जरूर पूछेगा भाई किसी न किसी एग्जाम में। देखो जरा, देखो आंसर है इसका बानू मुस्ताक की पुस्तक है, बानू मुस्ताक है ना, कन्नड़ लेखिका है। तो देखो जरा यहाँ पे कन्नड़ भाषा की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना। कन्नड़ किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की है भाई हार्ट लैब है ना। हार्ट लैब किसकी है? कन्नड़ भाषा की है, हार्ट लैब है ना। जो इस सम्मान की दौड़ में जगह बनाने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक बन गई है। इसे लेखिका बानू मुस्ताक ने लिखा है। देखो लेखिका बानू मुस्ताक ने लिखा है, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी पूछ सकता है, और अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। दीपा भास्ती ने इसका क्या किया? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है ना। और इसमें लिखा क्या है? संग्रह में इसके जो इस पुस्तक का जो संग्रह है इसमें क्या लिखा गया? 1990 से 2023 तक की 12 कहानियां हैं जो सामाजिक तनावों और व्यंग्यात्मक शैली को दर्शाती है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बिम्बस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है ना, याद रखना कि कौन सी है ये, तीसरी है। ठीक है ना, और कहाँ पर हुई है? नेपाल के काठमांडू में। बहुत महत्वपूर्ण है, देखो जरा क्या है। तीसरी बिम्बस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 10 अप्रैल 2025 को, याद रखना कब हुई? 10 अप्रैल 2025 को काठमांडू में हुई है, नेपाल में हुई है, आयोजित हुई है, जहां भारत और नेपाल के बीच कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखो ये जरूर याद रखना कि किससे संबंधित है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, और किन देशों के बीच? भारत और नेपाल के बीच। पूछेगा तीसरी बिम्बस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक किन देशों के बीच हुई है? तो भारत और नेपाल के बीच। इस तरीके से प्रश्न आने के चांसेस बल्कि बहुत ज्यादा है ना। यह बैठक कृषि, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और पशुपालन पर केंद्रित थी, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है ना। भारत का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जिन्होंने भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्बस्टेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है ना, तो भारत में ये मतलब बिम्बस्टेक जो भारत में कृषि सहयोग के लिए जो बिम्बस्टेक उत्कृष्टता केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा है वहां पर। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए भाई, ये भी खास क्वेश्चन है। रेजर पे है ना, रेजर पे ने किस नई UPI सेवा का अनावरण 9 अप्रैल 2025 को किया, है ना। तो किसका किया है? टर्बो UPI। किसका किया है? टर्बो UPI का। पूछता है, ऐसे प्रश्न आता है एक पेपर में जरूर, है ना। तो फिनटेक कंपनी रेजर पे ने 9 अप्रैल 2025 को टर्बो UPI प्लगइन का अनावरण किया है, जिससे NPCI BHIM सर्विसेज लिमिटेड है ना और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में विकसित किया है। ये एक्सिस बैंक वाला पूछ सकता है, किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ और NVSL के साथ जो साझेदारी किया है ना। UPI समाधान है ना, UPI समाधान भीम बेगा प्लेटफॉर्म पर आधारित है और उपयोगकर्ताओं को ऐप के भीतर ही भुगतान करने की सुविधा देता है, जिससे बाहरी रिडायरेक्शन की आवश्यकता खत्म हो जाती है। मतलब ये कुल मिला के उस तरीके जैसा आपका UPI होता है ना, जैसे गूगल पे है ना, पेटीएम है, उसी टाइप का। तो याद रखना इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को कब लागू किया? बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आ सकता है पेपर में। देखो 14 अप्रैल 2025। अब देखो जरा इसमें है क्या। देखो तेलंगाना सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, किसकी जयंती पर? भीमराव अंबेडकर की। पूछ सकता है, अनुसूचित जातियों मतलब SC के उप वर्गीकरण को लागू किया है। और तेलंगाना अनुसूचित जातियां आरक्षण का युक्तिकरण है ना, ये आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के तहत इस निर्णय को सरकारी आदेश के माध्यम से लागू किया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को दी गई मंजूरी के बाद जो है संभव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कब दी थी इसके लिए मंजूरी? 1 अगस्त 2024 को दी थी मंजूरी। यह भी पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? भाई देखो बहुत ही खास है, बिल्कुल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब जो हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला। ऑनलाइन लोक अदालत का मतलब समझ लो कि जो अदालत है, न्यायालय है, उसका ऑनलाइन जो है वो कर पाएंगे लोग। देखो जरा कैसे, केरल इसका आंसर है। 11 अप्रैल 2025 को भारत का पहला राज्य बना जिसने ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू की है। यह पहल
केसला द्वारा शुरू की गई है, जिससे लोग अब घर बैठे अपने मामले ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। मतलब लोग जो है अगर कोई मामला है किसी का तो ऑनलाइन कर लेंगे घर से ही, है ना। बाकी इसका उद्घाटन केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नितिन एम जामदार ने किया है तिरुवनंतपुरम। बाकी इसको जो जानने की ज़्यादा इतनी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना कि केरल का, और लोग घर बैठे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब यहाँ पे जब केस कुछ डालना है है ना, कोई मतलब जो ऑनलाइन जो है जो केस डाल सकते हैं आप लोग, है ना, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं अपना केस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अपनी अतिरिक्त आय, है ना, अपनी अतिरिक्त आय किसे हस्तांतरित करता है? तो भारत सरकार को। देखो भाई कौन सी अतिरिक्त आय जो है भारत सरकार को आरबीआई हस्तांतरित करता है? ये प्रश्न जो है पॉलिटिकल का भी है और पॉलिटिकल में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स का भी है ना, क्योंकि अभी अभी किया है तो इसलिए। भारतीय रिजर्व बैंक हर वर्ष अपनी अतिरिक्त आय भारत सरकार को ट्रांसफर करता है। जो आरबीआई की कुल आय और व्यय के बीच का अंतर है, मतलब आय और व्यय का कुल अंतर है। आय और व्यय का मतलब कि जितना उनके पास आता है तो खर्च जो होगा उसको काट के जो बचता है वो किसको देता है? वो भारत सरकार को दे देता है। यह राशि सरकार की राजकोषीय जरूरतों और बजट को समर्थन देती है। आरबीआई की आय मुख्यतः सरकारी और विदेशी संपत्तियों से होती है ना, सरकारी और विदेशी संपत्तियों से होती है, जबकि खर्च सीमित होता है। यह ट्रांसफर आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत होता है ना। ये पॉलिटिकल में बन सकता है किस धारा के अंतर्गत होता है? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 47 के तहत होता है ना। ये जो है आपको ध्यान रखना है, बीमल जलन, है ना, बीमल जालन समिति थी एक। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार जो आरबीआई अपनी पूंजी का हिस्सा सुरक्षित रखता है, मतलब इसके तहत पूंजी का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखता है और शेष सरकार को देता है, मतलब सुरक्षित भी रख लेता है थोड़ा सा अपने पास। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAMEX समुद्री अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? तो तंजानिया ने। अब देखो भाई इसमें भी क्या है खास चीज, है ना, खास चीज देखो, क्योंकि इसमें भारत भी होगा, इसीलिए जो पूछेगा ऐसे प्रश्न कि जहां पे भारत इन्वॉल्व होगा वही चीज पूछेगा, जहां भारत नहीं है उसको नहीं पूछेगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन जो भारत से जुड़ी कुछ ना कुछ बात होगी। देखो हाल ही में भारत और 8 अफ्रीकी देशों, है ना, एक भारत है और 8 कौन है? अफ्रीकी देशों के बीच इंडिया अफ्रीकन मैरीटाइम इंगेजमेंट एक्सरसाइज, है ना, IAMEX, है ना, आप शॉर्ट में बोल सकते हो, आयोजित हुआ है, जिसकी मेजबानी तंजानिया ने की है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है और अभ्यास 2 चरणों में हार्बर फेज और सी फेज में संपन्न हुआ, है ना। भारत की ओर से INS त्रिकंद और INS सुमेधा ने भाग लिया, है ना। भारत की ओर से किसने भाग लिया? INS त्रिकंद और INS सुमेधा ने क्या लिया है? भाग लिया है ना। यह अभ्यास भारत की सागर नीति के तहत क्षेत्रीय स्थायी और साझेदारी को बढ़ावा देती है। तो ये जरूर याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आएगा ये पेपर में प्रश्न, है ना। अगला तो देखिए भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भारत की पहली वेब्स एनीमे मंगा प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में हुआ? ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका बेंगलुरु में। और देखो है क्या ये, देखो बेंगलुरु के VVN डिग्री कॉलेज में जापानी शैली की एनिमेशन, कॉमिक्स और डिजिटल वर्टिकल स्टोरीलिंग पर आधारित एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत खास क्वेश्चन है। ट्रेन में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक और महाराष्ट्र जो है ट्रेन में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया जिसने ट्रेन में ATM स्थापित किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई और नम्बाड़ में शुरू किया गया है ना। तो भाई इतना ध्यान रखना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है ATM लगाने का जो है ATM लगाने वाला पहला बैंक बनाया है, ठीक है, भारत का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश की सशस्त्र सेना के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? देखो डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देश की सेनाओं के बीच हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच। देखो सैन्य अभ्यास आने के चांसेस एक बहुत रहता है भाई। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध में शुरू हुआ है। तो याद रखना कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में हुआ है, और पुणे के भी कहाँ हुआ है? औंध में शुरू हुआ है। 28 अप्रैल तक चलेगा ये, है ना। 2019 में इसे शुरू किया गया था, ये भी पूछा जा सकता कब शुरू हुआ था? 2019 में। बाकी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच, ऐसा प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान है। ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा? चौथा। देखो
वर्ष 2023 में। ये 2023 की रिपोर्ट आई है अभी, है ना, ये 2025 में है, 2023 की रिपोर्ट आई है भाई, ठीक है ना, लेट में आई है रिपोर्ट, लेट में आती है इसको, है ना। नीति आयोग रिपोर्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना है के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक बन गया है ना। ऑटोमोबाइल जानते हो ना आप लोग, गाड़ियाँ, जो गाड़ियों के मामले में ऑटोमोबाइल क्या है, गाड़ियाँ। ऑटोमोबाइल का मतलब फोन मत समझ लेना ना, गाड़ियाँ। भारत के 6 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है, जबकि चीन, अमेरिका और जापान जो है पहले 3 स्थानों पर है ना। पहले नंबर पर कौन है, चीन है ऑटोमोबाइल के मामले में, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन है, जापान है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है। मतलब जो पुरुषों की 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है बहुत महत्वपूर्ण रहती है भाई, आएगी ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम हर बृहस्पतिवार को लेकर आएंगे आपके सामने। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी पंजाब। तो पंजाब ने जीती है भाई, है ना। हॉकी पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया और 15 अप्रैल को झांसी में हुए फाइनल में उन्होंने हॉकी मध्य प्रदेश, है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को हराया। 4-1 से हराया, कितने से हराया ये नहीं पूछता, लेकिन किसको हराया इन्होंने, मध्य प्रदेश को।